क्या मसला है? क्यों खुद से बुड़बड़ाती जा रही हो? इसे मुसलसल खुद से बोलते देखकर आलम ने तब कर कहा, जिस पर आयरा ने अपना चेहरा इसकी जानिब मोड़कर इसे घूरा था। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या बोला? जरा फिर से बोलो। इसे घूरते हुए आलम ने अपना चेहरा इसकी जानिब किया। आप पर गुस्सा आ रहा है? हाँ, अब बोलो गुस्सा क्यों आ रहा है? वलीमे पर शलवार कमीज कौन पहनता है? आयरा ने एक नज़र इसका मुकम्मल जायजा लेकर फिर से अपना रुख मोड़ लिया। इसने वही सूट पहना हुआ था जो आलम ने इसे मॉल में दिलवाया था। वो कभी भी ये सूट नहीं पहनती अगर आलम इसे धमकी नहीं देता तो। इसकी धमकी से डरकर इसने ये सूट जेब तन किया था, और जब से वो यहाँ बैठी थी और मुसलसल इसे देखकर बकौल आयरा के इसे घूरा था बकौल आयरा के इसे घूर रहा था, जबकि वो तो इसकी घूरती निगाहों की वजह से इसे घूर भी नहीं पा रही थी। वरना इस वक्त इसे आलम शाह पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, जो अपने वलीमे पर भी कमीज शलवार पहनकर आ चुका था। लग तो वो हमेशा की तरह बेहद खूबरू रहा था। डार्क ब्लू कलर की कमीज शलवार पर इसने ब्लैक कलर की शॉल कंधों पर डाल रखी थी और टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा हुआ था। वो शख्स किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। मेरी जान, तुम मुझे इस वक्त देख रही हो कि मैंने कमीज शलवार पहना है, वो भी अपने वलीमे पर, फिर भी पूछ रही हो कि कौन पहनता है? हाँ, ऐसा फैशन सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आलम शाह हमेशा मुनफरिद काम ही करता है। इसने अपने डिंपल की भरपूर नुमाइश करते हुए कहा और स्टेज से उतरकर लोगों से मिलने चला गया। आयरा ने मुस्कुराते इसकी पुश्त को देखा। वो प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा, लेकिन वो इसकी तारीफ नहीं करने वाली थी। जब तक जब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक इसका ये गम दूर नहीं हो जाता कि इसका शौहर अपने वलीमे पर शलवार कमीज पहन कर आया था। क्यों अपना ये हुस- क्यों अपना ये हसीन चेहरा बिगाड़ कर उदासी भरा मुंह बनाकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही हो? मम्मा, मैं कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल, तुम इस बार वाकई में ही कुछ नहीं कर रही हो, बल्कि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन से ये सारे काम हो रहे हैं। अपने बाबू को देखा है तुमने? सुबह से तुम्हारा ये लटका मुंह देख कर वो परेशान हो रहे हैं। आर्यन ने आहिस्ता से इसे सख्त लहजे में कहा, और इसका ये सख्त लहजा कस्बा की आंखें नम कर चुका था। सबको अपनी परेशानी दिख रही है, कोई मुझसे क्यों नहीं पूछ रहा? पहले मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी और अब ये बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती हंसकर भी दिखाओ। वो भीगे लहजे में कहकर अपनी आंखों में मौजूद आंसू को बाहर निकालने से रोक रही थी, और ऐसा करते इसका दिलकश सरापा मजीद दिलकश लग रहा था। आर्यन, जो इतनी देर से इसके वजूद से निगाहें चुरा रहा था, अब ये काम और मुश्किल लग रहा था। इसकी नज़रें बस अपनी मासूम सी बीवी पर जमी थी, जो लाइट ब्लू कलर की मैक्सी में परी लग रही थी। ब्लैक कलर के थ्री पीस सूट में मलबूस आर्यन के बराबर बैठी वो मासूम सी परी लग रही थी। बंद करो ये रोना, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आर्यन ने आहिस्ता से इसे कहा, क्योंकि कस्बा की इतनी कोशिश के बावजूद भी बार बार मोती आंखों से गिरे ही जा रहे थे। मेरी गलती नहीं है, ये खुद ही गिर रहे हैं। अच्छा, तो इनसे कहो कि ये रुक जाए, क्योंकि अगर ये नहीं रुके तो मैं इस भरी महफिल में कुछ ऐसा करूँगा जो तुम्हें शर्म के मारे यहाँ बैठने भी नहीं देगा। फिर शायद तुम्हारे ये आंसू रुक जाए। इसके कहने पर कस्बा ने जल्दी से अपने अपने आंसू साफ किए थे। मुझे वलीमे के बाद काम से जाना है, कुछ देर हो जाएगी, लेकिन मेरे आने से पहले चेंज मत करना, वरना कल से ज़्यादा बुरा पेश आऊँगा। समझ आई बात? इसके कहने पर कस्बा ने मासूम बच्चों की तरह अपना सर जोर जोर से हिला दिया, जैसे कहना चाहती हो कि मैं आपकी बात समझ गई हूँ। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा जहाँ हिफ्जा खड़ी थी। इसके हाथ में पानी का जग था, यकीनन वो यही लेने आई थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही अंदर कमरे में घुटन महसूस हो रही थी। वसी, तुम? इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन वसी अपना हाथ उठाकर इसे रोक चुका था। प्लीज़ भाभी, अभी मेरे बारे में कोई भी बात मत कीजिएगा। आप बताएं, आज परी का वलीमा था ना, आप वहाँ गई थी? हाँ, मैं यहाँ रहना चाहती थी, लेकिन खाला। कोई बात नहीं, कैसी है वो, खुश है? इसके अंदाज में बेचैनी थी। वो बस ये जानना चाहता था कि हिफ्जा कह दे कि वो परीशे खुश नहीं है, और इसके पास एक वजह हो जाएगी इसे मुर्तज़ा से अलग करने की। वसी, इसकी शादी हो चुकी है, और तुम्हारी भी। परीशा अगर मेरी बहन है तो फरीदा भी है, और मैंने हमेशा दोनों के लिए एक जैसा सोचा है। और मैं अब यही चाहूँगी कि परीशा अपने घर में खुश रहे और मैं अब यही चाहूँगी कि परीशा अपने घर में खुश रहे, और फरीदा भी। तुम अपनी कोशिश करके इसे भूलने की कोशिश करो, नामुमकिन नहीं है। शाबाश, कमरे में जाओ। जी, जा रहा हूँ। इसके कहने पर वह गहरा सांस लेकर वहाँ से चली गई। इसे पता था बस ये सारी रात यहीं बैठा रहेगा, लेकिन अपने कमरे में नहीं जाएगा, जहाँ फरीदा बैठी इसका इंतज़ार कर रही होगी। अपने कमरे में आते इसने पहला काम अपने कपड़े बदलने का किया था। अपना नाइट सूट निकाल कर इसने चेंज किया। वो आलम के आने से पहले ही सो जाना चाहती थी, लेकिन बुरी किस्मत के इसके वॉशरूम से निकलते ही वो आ चुका था। इसके देखते ही पेशानी पर बल पड़े थे। क्या हुआ? आयरन ने नासमझी से इसे देखते कहा। जब इसके करीब आकर इसने इसके दोनों हाथ इसकी कमर पर बांध कर इसे अपने बेहद करीब किया।
इतना कि इन दोनों में अब चंद इंच का फासला भी नहीं रहा था। क्या 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 मतलब है? मेरे आने से पहले तुमने कपड़े भी बदल लिए, मुझे ठीक से खुद को देखने भी नहीं दिया। मुझे पता नहीं था कि आपको मुझे देखना है, वरना मैं चेंज नहीं करती। खैर, अब तो तुम कर चुकी हो तो इसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी। इसके सज़ा लफ्ज़ बोलने पर आयरा की जान अटक चुकी थी। क्या सज़ा? इसके बाद बिना इसके बाद का बिना कोई जवाब दिया आलम ने इसकी पहनाई शर्ट का पहला बटन खोला और इसकी इस हरकत पर इसने घबरा कर इसकी गिरफ्त से अपने हाथ छुड़वाए। क्या कर रहे हैं? इसने वो मुश्किल लफ्ज़ अदा किए, लेकिन इस बार भी इसने बिना कोई जवाब दिए इसकी शर्ट का दूसरा बटन खोला, जिसे देखते आयरा ने सख्ती से अपनी आंखें मींची थी। प्लीज़ मत करें, इसने आंखें मींच कर कहा, जिस पर आलम इसकी गर्दन पर झुक गया और नरमी से अपना वहाँ लम्ब छोड़ने लगा। इसकी नरमी सख्ती में बदल गई और फिर आयरा को अपनी गर्दन पर जलन का एहसास हुआ। इसके मुंह से सिसकी निकली। क्या वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि दोनों हाथ इस जालिम की कैद में थे? आलम ने अपना चेहरा इसकी गर्दन से निकाला और मुस्कुराते इसकी गर्दन पर अपना छोड़ा हुआ निशान देखने लगा, जबकि आयरा बिना देखे जानती थी कि जितनी जलन इसकी गर्दन पर हो रही है, यकीनन खून की बूंद भी निकल चुकी होगी। आलम ने इसके हाथ छोड़े और इसके ऐसा करते ही वो बेड की तरफ भाग गई और सबसे पहले अपनी शर्ट के बटन लगाए जो आलम ने खोले थे। नज़र अपनी कलाई पर गई, जहां आलम शाह की सख्ती का निशान मौजूद था। तुम्हें बताना था कि कल। हाँ, मुझे पता है, अम्मा साई मुझे बता चुकी है कि कल हम घूमने जा रहे हैं। इसके कहने से पहले आयरा ने कहा। ये बातें से समरीन बेगम ने पहले ही बता दी थी कि वलीमे के अगले रोज़ आलम इसे घुमाने लेकर जा रहा है, और जब से ही वो बहुत एक्साइटेड थी। अच्छा, तो तुम्हें पता है? हाँ, मैंने तो पैकिंग भी कर ली। अलमारी खोलने लगी तो बैग रखे हुए थे। मिल मैंने दोनों की पैकिंग कर ली है। घूमने का सुनकर वो इतनी खुश होगी, इसे अंदाज़ा नहीं था। इसे तो लगा था कि इस मामले में भी इसे ज़बरदस्ती ही करनी पड़ेगी। तुम खुश हो? वैसे हाँ। हम जाएंगे कहाँ? बहुत सी जगह है। लाहौर, मरी, इस्लामाबाद। इसके कहने पर आयरा की मुस्कुराहट धीमी हुई। उफ आयरा, तुमने कैसे सोच लिया आलम शाह तुम्हें पाकिस्तान से बाहर ले जाएगा? इसने बुड़बुड़ाते हुए कहा, जो आलम भी सुन चुका था। तुम्हें बाहर जाना है? पाकिस्तान इतना प्यारा है, मुझे लगा था तुम खुश होगी। नहीं, मैं ये सब नहीं सोच रही थी कि आप मुझे पाकिस्तान टूर पर लेकर जा रहे हैं। मुझे लगा था हम कहीं और जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। पता है, मैंने आज तक कराची के अलावा कुछ नहीं देखा, तो मेरे लिए तो लाहौर, इस्लामाबाद देखना भी लंदन, पेरिस देखने जैसा होगा। मैं जल्दी सो जाती हूँ ताकि जल्दी उठ जाऊँ। अपने चेहरे पर कंबल डालकर वो मुकम्मल सोने की तैयारियां कर चुकी थी। इसके बच्चों जैसे अंदाज को देखकर आलम के लबों पर तबस्सुम बिखरा था। अपने कमरे में आकर इसे काफ़ी हैरत हुई थी, क्योंकि खिलाफ तवक्को इसकी बीवी बेड पर बैठी यकीनन इसी का इंतज़ार कर रही थी। इसे तो लगा था कि वो अब तक सो चुकी होगी, लेकिन इसने तो कपड़े भी नहीं बदले थे। क्या बात है बीवी, तुम मेरा इंतज़ार में बैठी हो? हाँ, मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठी थी। मुझसे झूठ मत बोलना, मैंने खुद तुम्हें किसी से फ़ोन पर बात करते सुना है। कसम ले लो यार, अच्छा खासा शरीफ बंदा हूँ, मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा। मुर्तज़ा, मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर रही हूँ, इसने अपना लहजा नॉर्मल रखते कहा। अच्छा, तो फिर इरादे कुछ और हैं जो मेरे इंतज़ार हो रहा है? शरारत भरी आंखों से मुर्तज़ा ने अपने सामने खड़ी परी को देखा था। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना था, तुम किस चीज़ के टिकट बुक कर रहे हो। अगर तुम्हारा इरादा मुझे अपने साथ कहीं लेकर जाने का है, तो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें लेकर भी मैं तुम्हें ले जाकर भी क्या करूंगा? मैं तुम्हें घूरता रहूंगा और तुम अपने ऊपर पूरा कंबल डालकर सोती रहोगी। अगर इसी चीज़ के अगर इसी चीज़ के लिए पैसे ज़ाया करने हैं, तो ये काम तो यहाँ भी बहुत अच्छे से हो रहा है। कहते हुए इसने अपनी घड़ी उतार कर साइड पर रखी। तुम मुझे अपनी इन बातों से बहला नहीं सकते। मैं तुम्हें नहीं बहला रहा, मैंने टिकट बुक करवाए थे तुर्की के, वो भी आर्यान और कस्बा के लिए, क्योंकि कस्बा को हमेशा वहाँ जाने की ख्वाहिश थी। मैंने बस इसे खुश करने के लिए ये छोटा सा गिफ्ट दिया है। हाँ, आलम भी जा रहा है, आर्यान भी जा रहा है, तो दादा साई का हुक्म है कि हम भी जाएं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध कर कहा। हम कहीं नहीं जा रहे, कराची जा रहे हैं, ताकि आर्यान की गैर मौजूदगी में आराम से काम कर लो और सबकी नज़रों में हमारा हनीमून भी हो जाएगा। और तुम चाहो तो अपने घर वालों से भी मिल लेना। अपने कपड़े निकाल कर वो वॉशरूम में जाने लगा, जबकि परीक्षा तो बस हैरत से इसकी हर बात सुन रही थी। इसने सारी प्लानिंग भी पहले ही कर ली थी। बीवी, ये मत समझना कि मैं तुम्हें कराची पर टरखा रहा हूँ। जब हमारे बीच ये दूरियां मिट जाएंगी ना, तब मैं तुम्हें फ्रांस लेकर जाऊंगा और वहां जाकर अच्छे से अपना हनीमून मनाऊंगा। अभी तुम्हें ले जाने का क्या फ़ायदा, बाद में लेकर जाऊंगा जब तुम मुझसे राज़ी होगी, ताकि हमारे प्यार भरे इन लम्हात में हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। इसकी बात सुनकर परीक्षा के कान तक सुर्ख हो चुके थे और इसका चेहरा देखकर कमरे में मुर्तज़ा का कहकहा गूंजा था।
जल्दी जल्दी करते हुए भी इसे आने में बहुत देर हो चुकी थी। हवेली में दाखिल होते ही वो तेज तेज कदम उठाता अपने कमरे की जानिब चला गया, जहाँ का मंजर देखकर आर्यान के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। सर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर वो सो रही थी। इसने अपनी ज्वेलरी तक भी अभी नहीं उतारी थी। सिर्फ इस डर से अपना कोट उतारकर इसने सोफे पर फेंका सिर्फ इसके डर से अपना कोट उतारकर इसने सोफे पर फेंका और करीब जाकर फुर्सत से अपनी बीवी को देखने लगा, जो आज ज़रूरत से ज़्यादा हसीन लग रही थी। अपना हाथ इसके गाल पर रखकर आर्यान ने इसका गाल सहलाया और इसके लबों को अपनी कैद में लिया। अपनी रुकती सांसों की वजह से कस्बा की आंखें खुली और पहली नज़र आर्यान पर पड़ी, जो इसकी सांसों को रोकने में मसरूफ़ था। कस्बा ने ज़ोर से अपनी आंखें मींची। जब आर्यान ने इसके लबों को आज़ादी बख्शी और पेशानी इसकी पेशानी से टिका दी। जाओ चेंज करके आओ। इसके कहने पर कस्बा बेड से उठकर खड़ी हुई। खुद वो भी ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने कपड़े बदलने आ गया था। इरादा तो इसे आज भी किस्बा को छोड़ने का नहीं था, लेकिन इसे अपनी बीवी का भी तो ख्याल रखना था। शादी की वजह से वो पहले ही काफ़ी थकी थी। ऊपर से कल पूरी रात आर्यान ने इसे जगा कर रखा था। झिझकते हुए वो बेड पर लेट गई जब आर्यान ने इसे अपने करीब किया और इसे अपने आसार में लेकर सो गया। इसकी इस हरकत पर किस्वा ने किसी भी तरह की मज़ाहमत नहीं की थी, क्योंकि ऐसा करने पर सामने वाले का मूड भी बदल सकता था। सुबह फजर के बाद नाश्ता करते ही सबसे मिलकर वो दोनों अपने सफ़र पर निकल चुके थे। इतनी जल्दी निकलने का मकसद यही था कि वो वक्त से वहाँ पहुँच जाते। इसे लगा था कि इसकी बीवी साथ है तो ये सफ़र रोमानवी होगा, लेकिन गाड़ी शहर में दाखिल होते ही आयरा सो चुकी थी, क्योंकि सारी रात इसे इस खुशी में नींद ही नहीं आई थी कि सुबह वो घूमने जा रही है। काफ़ी देर तक वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा। मुसलसल ड्राइव करने से थकन हो रही थी। वो मुसलसल गाड़ी चला रहा था। इसका इरादा बिना रुके सीधा होटल पहुंचने का था, लेकिन थकन से ज़्यादा इसे बोरियत हो रही थी। इसने झंझोड़ कर आयरा को उठाया, जिसने अपनी नींद से भरी आंखों से इसे देखा था। हम पहुंच गए? नहीं। तो मुझे क्यों उठाया? मुंह बनाकर इसने अपना सर सीट से टिकाया। इसका इरादा दोबारा से सोने का था, क्योंकि तुम्हें अपने शौहर का ज़रा से भी ख्याल नहीं है। वो बेचारा कब से गाड़ी चला रहा है और तुम मज़े से सो रही हो। तुम्हें तो मेरा ख्याल रखना चाहिए। मैं तुम्हें घुमाने लेकर जा रहा हूँ। हाँ तो प्लेन में चल हाँ तो प्लेन में चल लेते। शौहर को इतनी ड्राइव नहीं करनी पड़ती। इसी बहाने मैं भी प्लेन का सफ़र कर लेती। मुझे प्लेन का सफ़र नहीं पसंद। हाँ तो अब मज़े से ड्राइव करते रहें, वरना कुछ देर के लिए ही किसी जगह रुक जाए। इसने बंद आंखों से कहा। ज़रूरी नहीं है, हम 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। कहीं रुक कर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम मुझसे बातें करो ताकि मेरी बोरियत दूर हो जाए। अपनी बोरियत खुद दूर करे। मैं वाकई में अपनी बोरियत खुद दूर करने लग जाऊंगा। आयरा, जो काम मैंने अपने कमरे में नहीं किया, वो काम मुझे इस गाड़ी में करने पर कोई शर्म महसूस नहीं होगी। इसकी इस बात पर आयरा ने इसे घूर इसकी इस बात पर आयरा इसे घूर भी न सकी, जबकि आलम तो बस मुस्कुराते इसके चेहरे पर फैली सुर्खी देख रहा था। शर्म नहीं आती? तुमने मेरी बेशर्मी अभी देखी कहाँ है? देखना चाहोगी? इसने आयरा की तरफ देखते सवालिया अंदाज में पूछा, जैसे अगर आयरा इसे बेशर्मी दिखाने का कह देती तो वो दिखाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता। नहीं, मुझे नहीं देखनी। मैं तुमसे बातें कर लेती हूँ और इतनी बातें करूंगी कि तुम्हारे कान पक जाएंगे। इसके कहने पर आलम ने अपने कान इसके चेहरे के थोड़ा सा नज़दीक किया। क्या कहा तुमने? आप आप बोला मैंने। लेकिन मैंने तो तुम सुना। गलत सुना। हाँ, गलत सुना होगा, वरना तुम मुझे आप कहना बोलना चाहो तो भी नहीं बोल सकती, क्योंकि तुम बोलने के अंजाम में तुम्हारे लबों पर दिया मेरा निशान अभी तक मौजूद है। इसकी बेबाकी से कहने पर आयरा ने अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया था, जबकि जहन में इसकी इस दिन की गई जसारत याद आई थी। अच्छा देखो इधर, मेरी तरफ। चलो मुझसे बातें करो। इसके कहने पर आयरा गहरा सांस लेकर जो शुरू हुई, वो लाहौर के होटल पहुंचने तक नहीं रुकी थी, जबकि आलम को हैरत हो रही थी कि कोई लड़की किस्वा से भी ज़्यादा बोल सकती है। होटल में मुर्तज़ा पहले से ही रूम बुक करवा चुका था। यह होटल मुर्तज़ा के दोस्त का था, जहां इनके जाने से पहले ही मैनेजर इनका इंतज़ार कर रहा था। यकीनन मुर्तज़ा ने अपने दोस्त को इसके यहाँ आने के बारे में बता दिया था। इनका रूम पहले ही बुक था, इसलिए इन्हें रूम में पहुंचा दिया गया, जो कि होटल का सबसे बेहतरीन कमरा था। इसे बेहद थकन हो रही थी। इसे सबसे पहले शॉवर लेना था। इसने अपना बैग खोला, जो आयरा ने खुद पैक किया था। बैग खोलते ही इसे बेहद हैरत हुई। इसने एक एक सूट निकाल कर देखा। इसमें जैकेट, जीन्स, टी शर्ट, हर तरह के कपड़े भरे हुए थे, सिवाय इसकी पसंदीदा शलवार कमीज के। आयरा, ये सब क्या है? इसने आयरा को देखते कहा, जो खुद अपना सूट निकाल रही थी। इसके कहने पर इसकी तरफ मुतवज्जह हुई। क्या कहा? क्या क्या है? ये क्या है? इसने अपना बैग की तरफ इशारा किया।
वो ये मैंने मुर्तज़ा लाला से मंगवाए थे। अम्मा साइद ने मुझे पहले ही बता दिया था कि हम घूमने जा रहे हैं, तो मैंने इनसे कहकर अपनी पसंद के कपड़े आपके लिए मंगवाए थे। मुझे पता नहीं था ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसलिए मैंने सर्द और गर्म दोनों तरह के कपड़े मंगवा लिए। वो फ़ख्र से अपना किया हुआ कारनामा बता रही थी, जबकि आलम को तो अब इसके मुर्तज़ा के साथ इतने भाईचारे की वजह समझ आई थी। तुम जानती हो मैं ये सब नहीं पहनता। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पर कमीज शलवार नहीं पहनने दूंगी, यही पहनने पड़ेंगे, यही पहनने पड़ेंगे आपको। आप आपको कभी देखा भी नहीं है इन कपड़ों में। कहते हुए इसने खुद ही बैग से वाइट शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स निकाल कर बेड पर रख दी और वहाँ से उठ गई। तुम कहाँ जा रही हो? नहाने? मैं जाऊँगा। मैं जाऊँगी। आयराम मैं जाऊँगा। आलम मैं जाऊँगी। कहते हुए वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागने लगी, जब आलम ने इसका हाथ पकड़कर इसे बेड पर धक्का दिया और खुद वॉशरूम में घुस गया। आलम शाह, इसने गुस्से से वॉशरूम का दरवाज़ा बजाया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जबकि अंदर आलम कितनी ही देर तक अपनी की हुई हरकत पर हंसता रहा था। ये लड़की मुझे भी अपने जैसा बना देगी। खुद से बुड़बुड़ाते हुए इसने शावर ऑन किया। इसे आयरा की तरफ से खामोशी की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसका गुस्से से नाम लेने के अलावा इसने कुछ नहीं किया था, जो इसके लिए हैरत की बात थी, वरना तो इसे लग रहा था चाबी से दरवाज़ा खोलकर वो वॉशरूम में दाखिल हो जाएगी। लेकिन जल्दी आलम को इसकी खामोशी की वजह समझ आ चुकी थी। वो अपने कपड़े लाना भूल गया था। उतारे हुए कपड़े भी वो दोबारा नहीं पहन सकता था, क्योंकि इसे बात लेकर उतारे हुए कपड़े पहनने से उलझन आती थी। वॉशरूम में बस एक टॉवल लटका हुआ था, जो इसके हिसाब से काफ़ी छोटा था। आयरा, क्या है? अंदाज लापरवाह था। मेरे कपड़े दे दो। मैं तो नहीं दे रही। मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। इसने जितने इत्मीनान से कहा था, दूसरी तरफ से भी इसी इत्मीनान से जवाब दिया गया। भले आ जाए, मैं आपकी वीडियो बनाकर सबको सेंड कर दूंगी। प्लीज़ यार दे दो। क्यों दे दूं? मुझे बेड पर धक्का देकर चले गए थे। और पालीज नहीं हो और पालीज नहीं होता, प्लीज़ होता है। अच्छा प्लीज़ दे दो, सॉरी। इसके कहने पर वो गहरा सांस लेकर अपनी जगह से उठी थी और जाकर इसे इसके कपड़े और जाकर इसे इसके बेड पर रखे हुए कपड़े दे दिए थे। बात बात लेकर वो थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चला गया। यहाँ आने तक इसकी गाड़ी का टायर ख़राब हो चुका था, जिसे वो ठीक करने जिसे वो ठीक करवाने जा रहा था। साथ ही नज़र बार बार अपने कपड़ों की तरफ जाती और लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाती। तुमने मेरे लिए इतने कपड़े लिए हैं, कुछ मैं भी तुम्हारे लिए ले लेता हूँ। टायर ठीक करवा कर वो आयरा के लिए अपनी मर्जी का तोहफा लेने चला गया, जो जल्द ही इसे पसंद भी आ चुका था। इसे लेकर वो वापस होटल की जानिब बढ़ा। इस वक्त इसे बहुत भूख लग रही थी और होटल जाकर इसका इरादा सबसे पहले खाना खाने का था। सुबह के नाश्ते के अलावा सफ़र में इसने बस रास्ते के लिए 2 सैंडविच खाए थे, जिसमें से इस देसी खाने वाले मर्द का भला क्या होना था। कमरे में दाखिल होकर इसने अपने हाथ में मौजूद बैग साइड पर रखा और कमरा खाली था। आयरा यकीनन वॉशरूम में थी। गहरा सांस लेकर वो बेड पर बैठने लगा। जब नज़र बेड पर रखे आयरा के पर्सनल सामान पर गई, जो यकीनन गलती से वो यहाँ भूल चुकी थी, इसे हाथ में लेकर आलम इसे हर एंगल से देखने लगा। लबों पर एकदम से मुस्कुराहट रेंग गई। जब आयरा वॉशरूम से बाहर निकली, इसके गीले बाल बिखरे थे और इसने घुटनों तक आधा टॉवल पहन रखा था। यकीनन वो अपना भूला हुआ सामान ही वापस लेने आई थी, लेकिन आलम की वहाँ मौजूदगी देखकर जल्दी से वापस भागने लगी। लेकिन इससे पहले ही आलम ने इसकी कलाई पकड़कर झटके से अपनी जानिब खींचा। ऐसे नज़ारे दिखाकर भी तुम मुझसे ये उम्मीद रखती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? कहाँ से लाऊं इतना सब्र? इसकी गर्दन से गीले बाल हटाकर वो इसकी ब्यूटी बोन पर झुक गया था। आलम प्लीज़ मुझे जाने दें। कहाँ से लाऊं इतना सब्र? अपना चेहरा इसके मुकाबिल करते। प्लीज़ जाने दें। ऐसे कैसे जाने दूं? तुमने भी तो मुझे इतना सताया है, थोड़ा हक तो मेरा भी बनता है। अपनी बात कहकर इसके कपकपाते लब्बों पर झुक गया। आयरन ने सख्ती से इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोचा। वो मदहोश सा इसके लबों पर झुका हुआ था। इर्द गिर्द क्या हो रहा था, क्या था, इसे परवाह नहीं थी। वो बस आयरा में खोया था। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर आयरा ने इसे धक्का दिया और तेज़ी से वॉशरूम में भाग गई। इसे तो ये भी याद नहीं था कि वो बाहर कुछ लेने आई थी। इसके इस तरह जाने पर आलम के लबों पर डिम्पल वाली दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसे इसकी हरकत पर गुस्सा आया या हंसी, वो समझ नहीं पाया। ख्याल रखना इसका, और ख़बरदार जो तुमने इसे डांटा। उमाद साहिब ने थोड़े फासले पर खड़ी अपनी बहू को देखते बेटे से कहा। इनकी फ़्लाइट का टाइम होने में अभी वक्त बाकी था, लेकिन एयरपोर्ट वक्त से पहुंच जाए इसलिए वो जल्दी निकल रहे थे। इस वक्त भी सब घर वाले इनसे मिलकर इन्हें रुखसत कर रहे थे।
बाबा साईं, आपको ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा आर्यन, क्या सकलैन लाला ने किस्वा के साथ कुछ ज़बरदस्ती की है? जब से शादी हुई है वो इतनी खामोश रहने लगी है। हमें कहाँ आदत है इसकी खामोशी की। फिक्र मत करे बाबा साईं, जब वापस लेकर आऊँगा ना तो आपको वही पुरानी किस्वा मिलेगी। इनसे गले मिलकर इसने किस्वा का हाथ पकड़ा और इसे लेकर बाहर निकल गया। इनका सामान मुलाजिम पहले ही गाड़ी में रखकर जा चुका था। आंखें बंद करके वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। प्लेन में ये इसका पहला सफ़र था। शौक तो इसे प्लेन में बैठने का हमेशा से ही था, लेकिन आज जब ये शौक पूरा हो रहा था तो इसे डर लग रहा था। आर्यन फुर्सत से अपनी डरी हुई बीवी को देख रहा था। इसे पता था कि किस्वा अपने प्लेन के इस पहले सफ़र में ज़रूर डरेगी, लेकिन इतना घबराएगी ये इसे नहीं पता था। इसके इतना घबराने की वजह मुर्तज़ा था, जिसने इसे मजाक में ये बात कह दी थी कि किस्वा ध्यान से बैठना, अभी ही मैं अभी मैं ही प्लेन क्रैश की खबर पढ़कर आया हूँ। इसके मजाक में कही ये बात किस्वा अपने हवासों पर सवार कर चुकी थी। आर्या ने टिश्यू से इसकी पेशानी पर मौजूद पसीने के कतरे साफ किए, जिससे किस्वा ने आंखें खोलकर इसे देखा था। आर्या ने नरमी से इसका सर अपने कंधे पर रखा, इसे अपने हसार में लिया। डरने की कोई ज़रूरत है? मैं साथ हूँ ना, कुछ नहीं होगा। इसने इसका कंधा सहलाते से पुरसुकून करना चाहा, जो कि वो हो भी चुकी थी। जब ही थोड़ी देर में वो आर्यन के कंधे पर सर रखे सो चुकी थी। फ्लाइट लैंड होते ही इसने किस्वा को नींद से जगाया। वहाँ पर इन्हें ड्राइवर मिल चुका था जो इनका इंतज़ार कर रहा था। इनके पास आते ही ड्राइवर ने इन्हें सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनका सामान गाड़ी में रखकर ड्राइवर ने इनके लिए दरवाज़ा खोला। आपको तुर्की की ज़बान आती है? गाड़ी में बैठते ही इसने हैरत से कहा। हल्की फुल्की। तुम सीखोगी? इसके कहने पर किस्वा ने मुंह बनाकर अपना सर नफ़ी में हिलाया, जिस पर इसने मुस्कुराते इससे अपने साथ लगाया था। गाड़ी एक खूबसूरत से घर के आगे रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी से उतरकर इनके लिए दरवाज़ा खोला। ये कौन सा शहर है? अंतालिया। इसे लेकर वो घर में दाखिल हुआ। ये किसका घर है? इसका इशारा घर की तरफ था। ये तुम्हारा हमारा ये मेरा तुम्हारा हमारा, प्यार भरी लहजे में कहकर वो ड्राइवर से टर्किश में कुछ कहने लगा, जबकि किस्वा हर तरफ नजरें दौड़ाए इस छोटे से लेकिन खूबसूरत घर को देख रही थी। अंदर भी हर चीज़ बड़ी नफासत से रखी थी, जबकि बाहर जो छोटा सा लॉन था वो भी बेहद प्यारा और साफ सुथरा था। ये घर आर्यन का था, ये बात इसके लिए हैरत वाली नहीं थी। मुर्तज़ा और आर्यन बिजनेस के सिलसिले में काफ़ी जगहों पर जाते थे, इसलिए इसका इसलिए जिस जगह इनका जाना ज़्यादा होता था वहाँ इनका कोई ना कोई घर मौजूद तो होता था। ये काफ़ी साफ़ सुथरा है। इसके करीब आते ही किस्वा ने कहा। हाँ, ज़ारा ने इसकी सफाई कर दी थी। कौन ज़ारा? सरफराज की बीवी। इसने ड्राइवर की तरफ इशारा किया। ज़ारा और सरफराज मेरे दोस्त ताशफीन के पास काम करते हैं। वो यहीं रहता है, तो जब मैंने इसे हमारे यहाँ आने की खबर दी तो इसने यहाँ की सफाई करवा दी। वो वैसे भी हर महीने यहाँ की सफाई करवा देता है। अभी वो यूरोप गया हुआ है, वरना वो हमें लेने आता। मैंने कुछ किचन का सामान पहले ही वहाँ सेट करवा दिया था। तो तुम्हें कुछ खाना हो तो कुछ खा सकती हो। ज़ारा ने खाना भी बना दिया था। भूख लगे तो खा लेना, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है। इसके माथे को प्यार करते वो वहाँ से जाने लगा, जबकि सुहा ने इसका हाथ पकड़ा था। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मेरा जाना ज़रूरी है, काम है, जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना। इसका गाल तपतपाकर वो वहाँ से चला गया, जबकि वो जो पहले इत्मीनान से खड़ी थी अब वही इत्मीनान डर में तब्दील हो चुका था। वो कहाँ कभी अकेले रही थी, चाहे कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन वो कभी अकेली नहीं रही थी। इसने पहले ही आर्यन को फ़ोन पर बात करते सुन लिया था कि वो यहाँ अपनी मीटिंग के लिए आया था, और इसे पता था कि इस वक्त वो अपनी मीटिंग ही अटेंड करने गया होगा। फ्रिज में पुलाव बना रखा हुआ था। इसने निकाल कर इसे गर्म करके खा लिया। वो काफ़ी मज़े का बना था। आर्यन को गए हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। रात हो चुकी थी और बाहर मौसम भी किसी भी वक्त बरसात की तरह शुरू होने वाला था, जिसके डर में इजाफा कर रहा था। बिजली ज़ोर ज़ोर से कड़क रही थी, जिससे इसे हमेशा ही डर लगता था। घर में जब भी बारिश होती थी तो वो अम्मा साई के कमरे में इनके पास छुप जाती थी, लेकिन इस वक्त वो यहाँ नहीं थी। जब बारिश और बिजली की कड़कते ही वो इनके पास चली जाती। सोचा घर में ही किसी को फ़ोन कर लूँ, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इसका फ़ोन हवेली में ही रह चुका था, और डांट के डर से इसने आर्यन को भी नहीं बताया था, वरना एक लंबा लेक्चर मिल जाता। वहाँ बने कमरों में से एक कमरे में वो चली गई। इसका इरादा तो पूरा घर देखने का था, लेकिन इस वक्त डर इतना लग रहा था कि वो बस इसी कमरे में बंद रहना चाहती थी। बारिश शुरू हो चुकी थी और ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही थी।
इसे इस वक्त बेतहाशा रोना आ रहा था। दिल चाह रहा था कि कोने में बैठकर ढेरों सारा रोए, और वो ऐसा ही कर रही थी। कमरे में कोने में बैठकर वो रो रही थी जबकि दिल आर्यन को बुरा भला कह रहा था, जो इसे यहाँ लाकर भूल ही चुका था। वो कितनी ही देर बिजली की वजह से अपने कानों पर हाथ रखकर रोती रही, लेकिन आवाज़ फिर भी आ रही थी, और इसी तरह रोती रही। जब इसे बाहर से आवाज़ सुनाई दी, वो झटके से उठी और बाहर की तरफ भागी, जहाँ आर्यन खड़ा तेज़ बारिश की वजह से पूरा भीगा हुआ था। वो अंदर ही आ रहा था, लेकिन किस्मा ने इतना भी इंतज़ार नहीं किया और भागकर इसके सीने से लग गई। इस तेज़ बरसती बारिश में भी आर्यन के इस तेज़ बरसती बारिश में भी आर्यन इसके आंसू देख सकता था। इसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि किस्वा क्या हुआ है, क्योंकि वो जानता था इसे कड़कती बिजली से डर लगता है। और आज तो वह सारा दिन ही घर पर अकेली रही थी, और ऐसा पहली बार हुआ था। इसे रोते देखकर आर्यन को खुद पर गुस्सा आया कि क्या ज़रूरत थी किस्वा को अकेला छोड़कर काम क्या ज़रूरत थी किस्वा को अकेले छोड़ने की। काम जाए भाड़ में, इसे अपनी बीवी के अलावा कुछ अजीज़ नहीं था। जल्दी जल्दी करते हुए भी इसे आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। इसका इरादा आज ये सारा काम निपटाने का था, ताकि बाकी के दिन वो किस्वा के साथ आराम से गुजार ले। इसी वजह से इसे आने में देर हो चुकी थी। किस्वा, अंदर तो चलो। आर्या ने इसे खुद से दूर करना चाहा ताकि इसे लेकर अंदर जा सके, लेकिन वो इसी तरह इसके सीने से लगी रही। इसे दूर न हटते देखकर आर्यन ने इसे अपनी बाहों में उठाया और इसे लेकर अंदर की तरफ जाने लगा। वो दोनों ही मुकम्मल भीग चुके थे। इसे लेकर वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, जो इस घर में इसने अपने इस्तेमाल में रखा हुआ था। इसे लाकर इसे लाकर आर्यन ने बेड पर बिठाया। बाहर इतनी रोशनी नहीं थी, लेकिन अंदर पूरा घर रोशन हुआ पड़ा था, जिसके ज़रिए वो आराम से अपनी बीवी का भीगा हुआ रूप देख सकता था, जो इसे आराम से बहकाने का काम कर रहा था। आर्यन ने इसके गले से गीला दुपट्टा निकालकर दूर फेंका और इसकी गर्दन पर झुक गया। इस अचानक अवतार पर किस्वा ने घबरा कर इसके सीने पर अपने हाथ रखे। वो कुछ ऐसा करेगा, ये तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये आप क्या कर रहे हैं? प्यार, एक लफ्जी जवाब देकर इसने किस्वा को बेड पर लिटा दिया। देखे, प्लीज दूर रहे। जब दूर ही रखना था तो इतनी करीब क्यों आई थी? मैं डर गई थी। मैं तुम्हारा हर डर दूर कर दूंगा। मुझे नहीं मुझे नहीं करवाना, मैं अब ठीक हूँ। इसने इसे रोकने की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन मैं अब ठीक नहीं हूँ। अपनी उंगली इसकी पेशानी से होठों तक लाते वो बहके बहके लहजे में कह रहा था, प्लीज। इसने अपनी जगह से उठना चाहा, लेकिन आर्यन इसके दोनों हाथ बेड से लगाकर इसके लबों पर झुक गया था, और किस्वा एक बार फिर से इसकी कैद में बेबस होकर रह गई थी। नींद में ही इसने अपना हाथ बेड के दूसरी साइड पर रखा, लेकिन इसे खाली देखकर इसने फौरन से अपनी आंखें खोली। किस्वा कमरे में नहीं थी। अपनी जगह से उठकर वो बाहर निकल गया था कि अपनी बीवी को देख ले, जो इतनी सुबह कहाँ गई थी। अभी तो फजर हुए भी सिर्फ 20 मिनट हुए थे। कमरे से बाहर आते वो इसे नजर आ चुकी थी। अपनी आंखें बंद किए वो दुआ मांग रही थी। इसे इसी तरह छोड़कर वो इत्मीनान भरी सांस लेकर अंदर चला गया। फ्रेश होकर इसने खुद भी नमाज अदा की और कमरे से बाहर चला गया, जहाँ अब वो किचन में खड़ी शायद नहीं, यकीनन नाश्ता बना रही थी। इसके करीब जाकर आर्यन ने पीछे से इसे अपनी बाहों के अंसार में लिया। किस्वा ने घबरा कर पीछे देखा, फिर इसे देखकर दोबारा से अपने काम में मगन हो गई। गीला बालों में बेबी पिंक फ्रॉक पहने, दुपट्टा गले में डाले, वो निखरी निखरी सी सीधा इसके दिल में उतर रही थी। क्या कर रही हो? नाश्ता बना रही थी? इतनी सुबह? मुझे भूख लग रही थी, वो नज़रें झुकाकर कह रही थी। आर्यन ने इसका रुख अपनी तरफ किया और इसके दोनों हाथ किचन स्लैब पर रख कर इसके बेहद करीब हुआ। नाराज़ हो? नहीं। इसके कहने पर आर्यन ने इसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया गलत है? इसके कहने पर किस्वा की नज़रें दोबारा से झुक गई। नहीं। तो फिर जब से शादी हुई है तुम इतनी उदास क्यों रहने लग गई हो? मैं बस वक्त चाहती थी थोड़ा। मेरे लिए ये सब फौरी कबूल करना बहुत मुश्किल था। आर्या ने इसकी कमर में बाजू हमाल करके इसे अपने बेहद करीब किया। तो अब तुमने कबूल कर लिया है इस सब को? इसके कहने पर किस्वा ने झुकी नज़रों से मुस्कुराकर अपना सर इसके सीने पर रखा। इसके ऐसा करते ही ढेरों सुकून आर्यन के दिल में उतरा। इसने सख्ती से अपनी जान को खुद में कैद किया था। कबूल कर लिया तो फिर मेरा नाम क्यों नहीं लेती? मुझे मेरे नाम से पुकारो। मुझे अजीब लगता है, मैं हमेशा से आपको लाला बुलाती थी, तो इसलिए मुझे सिर्फ आपका नाम लेना अच्छा नहीं लगता। इसने मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा, तो फिर तो मेरा नाम मत लेना, तो मुझे शाह बुलाना। शाह? हाँ हाँ शाह, तुम मुझे अब से अब शाह बुलाया करोगी।
इसके कहने पर किस्वा ने मासूमियत से अपना सर हिलाया था। तो अब जब तुम दिल से राज़ी हो तो हम चलते हैं अपने कमरे में। इसे अपनी बाहों में उठाकर वो अपने कमरे में ले जाने लगा। प्लीज़ मुझे नीचे उतारें, मुझे भूख लग रही है। मैं 10 बजे बाहर जाऊंगा, जब तुम अपनी भूख का इलाज कर लेना। आप क्यों जाएंगे? किस्वा ने घबरा कर इसे देखा। सिर्फ 1 घंटे के लिए जाऊंगा, प्रॉमिस। 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। हाँ, कल की तरह। किस्वा, आई प्रॉमिस। मैं 1 घंटे में ही वापस आ जाऊंगा। इसने अपनी टांग से कमरे का दरवाज़ा खोला। और तुम्हारा फ़ोन मेरे बैग में है। मैं तो इसे घर ही भूल आई थी। तुम भूल आई थी ना, मैं तो नहीं। कल ही तुम्हें दे देता, लेकिन फिर काम से चला गया और भूल गया। इसने किस्वा को बेड पर बिठाया। अभी मुझे जाने दे, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। अब तुम जब इस कमरे से बाहर निकलोगी, जब मैं अपने काम पर जाऊंगा। किस्वा ने घड़ी की तरफ देखा जो 6 बजा रही थी और आर्यन को 10 बजे जाना था, और इसे पता था कि इससे पहले तो आर्यन अभी से छोड़ेगा नहीं। इसलिए बिना कुछ कहे इसकी हर बात मनमानी बर्दाश्त करती रही। आर्यन ने इसका दुपट्टा इससे दूर किया और दरवाजे को बंद कर दिया।